नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बहुत इंतज़ार के बाद और एक लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट 4 को, जो कि है फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। सबसे पहले रिवीजन एक्सरसाइज है। तो आज की इस वीडियो में हमारा गोल ये होगा कि 10 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। तो बग़ैर किसी डिले के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। 3 प्रोपोर्शनल दिए हैं और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनमें फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है फाइंड करना है। इसमें भी फोर्थ फाइंड करना है, चौथा इसमें भी फोर्थ, इसमें भी फोर्थ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इनको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो चले जी, आगे हम अपने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलें अब देखें 3, 4, 6 हमें इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जुमला लिख लेंगे जिसमें हम लिख लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको हम किसके इक्वल कर रहे हैं, एक्स के इक्वल कर रहे हैं। तो अब जो ये प्रोपोर्शनल, इनको आप बिल्कुल इस तरह जैसे लिखे हैं वैसे लिख लें और लास्ट में लिख लें एक्स। 3 और 4 के दरमियान में इस तरह साइन लगा दें और 4 और 6 के दरमियान में यूं करके लगा दें और फिर दोबारा 4 और 8 और 6 को और एक्स के दरमियान में इस तरह से साइन लगा दें। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 कंडीशन और ये 2 कंडीशन हमारे पास बन गई। तो अब इसको देखेंगे। अब ये जो हमारा ये वाले हैं ना, दोनों दरमियान वाले, ये इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो कोने वाले इसे हम कहते हैं मीन्स। सही है। उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में इन्हें ही कहते हैं जो कोने कोने पर हैं तरफ, तरफ़ैन। 2 हैं तो तरफ़ैन। और अगर उर्दू में इसकी बात तो ये वस्त, यानी कि बीच में हैं तो वस्त में, और ये कोने पे हैं तो तरफ में, किनारे पे, तरफ में। तो इंग्लिश में ये हो जाएगा मीन, और ये दोनों हो जाएंगे एक्सट्रीम और ये हो जाएंगे मीन। तो अब हमने थोड़ा सा बस ये स्टेप समझ लें। मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लिया हमने। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, इक्वल का साइन, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। सब सवालों में ऐसे ही होगा। अच्छा जी, 2-3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। x को यहाँ पे रख दें क्योंकि 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 4 को x इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। नीचे 1 नहीं लिखते तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यूँ करना चाहिए, यूँ भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कि 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 24। फिर 3 को और 24 को आपस में डिवाइड कर लें तो हमारे पास तब भी 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए, ये हमारा पार्ट नंबर 2। ये भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू एक्स। तो 7, 11, 17 और x ऐसे ही आ जाएंगे। सही है। अब एक्सट्रीम मीन से मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मेंशन कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 के साथ। तो 11 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ। अच्छा जी, अब तो 7 को अगर हम 11 यहाँ पे ले भी आते हैं तो हम उससे कुछ कर नहीं सकते। तो 11 को जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी हमारे पास आ जाएगा 187। सही है। अब इसको डिवाइड कर दें आप 7 के साथ
अब जब आप x इज़ इक्वल टू अब इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमारा आंसर है ना इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? 7 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 26 टाइम तक, तो हमारे पास इधर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे या इस जगह पे रेफ़र करके, तो देखें 187 को हमने डिवाइड करना है ना 7 से, सही है। तो 7 2 ज़ा 14, 2 बज गया 7 आगे नीचे, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 आ रहा है 7। अच्छा सॉरी, ये 8 है ना, ये क्या है हमारे पास 18 है, तो 14, तो ये 4 बच गया, सही है। तो ये आ गया 47। अच्छा, अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं 6 तक, तो हमारे पास आता है क्या 42। तो 3 4 5 6 7, 5 बच गया, तो 5 हमारे पास ये रिमाइंडर में आ गया। तो अगर आप इसको 26, ये 26 आ गया और यहाँ पे ये डाल के और 5 यूँ 7 करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। या और हमारा आंसर कैसे हो सकता है? इसके आगे आप डेसिमल लगा दें, इसके आगे आप ज़ीरो लगा दें, यही ज़ीरो आ जाएगा नीचे। तो ये कितना बच गया? 3 4 5 6, ये बन गया 50। तो 49 हमारे पास आता है किससे? 7 से। तो 7 ज़ा 49, 1 बच गया, 1 इधर, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 3 इधर और फिर एक ज़ीरो का इजाफा इधर, एक ज़ीरो इधर, इस तरह चलता जाएगा। तो अगर आप चाहें तो x इज़ इक्वल टू 26.71 यूँ भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हमारा सही होगा और ये वाला आंसर भी हमारा सही होगा। दोनों आंसर जो है हमारे इसमें सही होंगे। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये पार्ट नंबर 3 है और यहीं पे इसको हमने लिख लिया है। तो लिख लिया है, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं 38, 19 डबल प्रोपोर्शनल का साइन, 18 प्रोपोर्शनल x, सही है। मीन के साथ और एक्सट्रीम के साथ। तो 38 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 19 को अगर हम यूँ लिख दें, यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, ये इस जगह पे 19 मल्टीप्लाई बाय 18 और डिवाइडेड बाय 38। तो 19 का टेबल अगर हम 1 तक पढ़ें तो हमारे पास आ जाता है 19 का टेबल 2 तक पढ़ें तो हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, 38, सही है। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारे पास बन गया। 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया 9 के। तो ये 9 हो गया हमारा इसका आंसर। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया दोबारा देखें कि 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 का टेबल 9 तक पड़ा तो हमारे पास आ गया 18। 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन था ना, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 9। आप ऐसे भी कर सकते हैं और अगर शुरू में इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, इसका एक आंसर यहाँ पे ले लें, 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 ही आएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, ये हमारा पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही आपने ले लिया, लेट द 4 प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू x। अब इनको नीचे उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा 5.6, फिर रेशो का साइन और उसके बाद 6.3 प्रोपोर्शनल का साइन और 4.8 रेशो और x, सही है। मीन को मीन के साथ, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएंगी एक्सट्रीम, ये हो जाएंगी मीन। 5.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज़ इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8 के साथ। अच्छा, सही है जी। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 4.8 और 5.6। चलें जी, अब देखें इसका जो डेसिमल है ख़त्म कर दें, इसका डेसिमल भी ख़त्म कर दें। ये बन गया 56 और ये बन गया 48, सही है, क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डेसिमल हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हो गया 48। अगर हम 56 और 48
8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 7 टाइम तो हमारे पास आता है 56, और 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 48। सही है, 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ा तो 56, 8 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आ गया 48। ये तो हो गया। अब 7 का टेबल, 7 वन ज़ा 7, और क्योंकि यहाँ पे ये है डेसिमल है तो एक ज़ीरो लगा दें, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें और यहाँ पे लगा दें डेसिमल, और 9 से जो आ जाएगा 7 9 ज़ा 63, तो 0.9 और 6 को आपस में कर दें मल्टीप्लाई, तो x इज़ इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5.4 आंसर। सही, आसान था, क्योंकि डेसिमल को हमने जब इधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे तो एक ज़ीरो लगा दिया और डेसिमल लगा के फिर ये ख़त्म हो 63 बन गया। तो 63 7 के टेबल में जो है 9 से आता, हमने 0.9 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, ये आ गया हमारा इसका आंसर। सही है, अब चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। चलें, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को समझते हैं। सही है, अच्छा इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, इसमें बस आपको नंबर दिए हुए थे, इसमें आपको एक पूरी कहानी बता दी, हमने वो करना है। 11 and 27 आर द एक्सट्रीम्स ऑफ आ प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन के 11 और 27 क्या है? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम हमारा क्या होता है? एक्सट्रीम हमारा होता है जो साइड्स पे होते हैं। सही है, और मीन हमारा जो होता है वो जो बीच में होता है। तो एक्सट्रीम उल्टा, मैंने पिछली बार आपको उल्टा बता दिया था। तो एक्सट्रीम जो है हमारा होता है जो कोने पे होते हैं, और मीन जो होता है हमारा जो दरमियान में होता है वो होता है। तो 11 और 27 हमारे क्या है? एक्सट्रीम है। इफ़ वन ऑफ द मीन्स, अगर मीन में से अगर एक 9 है, फाइंड द अदर, तो दूसरे को क्या करें? तलाश करें। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो 11 और 27 हमारे क्या हैं? एक्सट्रीम है। तो इधर लिख लेते हैं 11 और 27 हमारे क्या है? एक्सट्रीम है। और हमारे पास एक मीन क्या दिया हुआ है? एक मीन इन्होंने हमें दिया है 9, एक मीन हमें दिया है 9, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सही है, और फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं। और दूसरा मीन इन्होंने हमें नहीं दिया, तो दूसरा मीन जो होगा हमारा हो जाएगा x। अब आप ये कहेंगे कि x को हम इधर लिख सकते थे, नहीं, x को हम इधर नहीं लिख सकते थे। वजह क्या है? इन्होंने कहा है कि मीन, दूसरा मीन फाइंड करना, और मीन जो है हमारे दरमियान वाले होते हैं, इस वजह से जो है हमने वहाँ पे इसे मेंशन नहीं किया। चलें जी, सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्सट्रीम के साथ मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ, और इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। x वाली वैल्यू को पहले ले आएँ, इसको बाद में ले जाएं तो ज़्यादा सही यही रहता है। तो x अकेला कर दिया, 11 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वन ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 11 को जब 3 से, फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 33। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ईजी था। आप दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर 9 से डिवाइड कर लें, तभी हमारे पास यही आंसर आएगा। अब हम जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। चलें जी, कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स इज़ 300 रुपीज़। 25 आर्टिकल्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 300 है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 225 सच आर्टिकल्स। तो कह रहे हैं कि 225 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं, एक आर्टिकल दिया हुआ है, एक कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे कॉस्ट दी हुई, आर्टिकल नहीं दिया हुआ। तो चलिए चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ। तो दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हैं, एक दी हैं इन्होंने आर्टिकल्स और सेकंड दी है कॉस्ट। तो पहला आर्टिकल है 25 का और उसकी कॉस्ट क्या है? 300। सही है। और जो दूसरा आर्टिकल है वो है 225 का, उसकी कॉस्ट मालूम नहीं है, तो वो हो गया x के इक्वल। चलें, अब
आसान सा तरीका क्या है? आसान सा तरीका ये है कि इन दोनों को एक साथ लिख लें और इन दोनों को एक साथ लिख लें। सही है, इन दोनों को एक साथ लिख लें और इन दोनों को एक साथ लिख लें। 25:2 to 5 प्रोपोर्शनल। सही है, ये दोनों एक साथ हो गए। 300 और रेशो x, और ये दोनों एक साथ हो गए। इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया आसानी के लिए। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय 300। सही है जी। तो x इज़ इक्वल टू 25 को इधर ले आएँ तो 2 to 5 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 25। चलें, अच्छा 25 1 ज़ा 25 और 25 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 to 5। मल्टीप्लाई करें आप 9 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो हमारे पास यही आंसर आएगा। सही है, 9 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 to 5 ही आएगा। अब 9 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ तो x इज़ इक्वल टू 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 27 2700। तो 2700 क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट हो जाएगी 225 आर्टिकल्स की। तो 2700 हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट 225 आर्टिकल्स की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज्ड फॉर 1315, यानी कि 1315 का कितने मीटर कपड़ा जो है वो ख़रीदा जाएगा इफ़ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 1000। यानी कि दो कॉस्ट हमें दी हुई हैं, एक कॉस्ट ये दी हुई है, एक कॉस्ट ये दी हुई है। तो एक कॉस्ट हम लिख लेते हैं 1000, सॉरी इधर 1000, और दूसरी कॉस्ट लिख लेते हैं हम क्या दिए 1315। अब देखें, अब ध्यान से देखिएगा, अक्सर जो है यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं देखें। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कि कितने मीटर कपड़ा आएगा 1315 का। 1315 कितने मीटर कपड़ा आएगा। अब देखें ये 1000 तो मीटर दिया हुआ है ना, 40 मीटर कपड़ा कितने का आया, 1000 रुपये का आया। 40 मीटर कितने का, 1000 का आया। तो 1000 के सामने हम लिख लेंगे 40 मीटर, क्योंकि इसका तो हमें मालूम है, 1000 का तो हमें मालूम है, इसलिए हमने 1000 के सामने लिख दिया 40 मीटर। लेकिन इसका हमें मीटर मालूम नहीं है, तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यही हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों को एक साथ लिख लें तो 1000 रेशो 1315 प्रोपोर्शनल 40 और रेशो x। सही है, इसको इसके साथ एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, मीन को मीन के साथ। तो 1000 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज़ इक्वल टू 1315 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के साथ। अब थोड़ा ध्यान से इधर देखिएगा। तो ये हो गया हमारा 1315 मल्टीप्लाई बाय 40 और ये 1000। सही है, ये हो गया 1000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 0 था, डिवाइड हो रहे थे आपस में, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। जिस तरह डेसिमल से कैंसिल हो जाता है, डिवाइड होते हुए कैंसिल हो जाता है, इसी तरह से जो है ये 0 से भी कैंसिल हो जाता है। अब 1315 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ। 1315 को मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 5260 और डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इस जगह पे थोड़ा सा रफ़ वर्क कर लेते हैं। इस जगह पे हम थोड़ा सा रफ़ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे निशान लगा के रफ़ वर्क। अब देखें 5260 को डिवाइड करना है 100 से। सही है, अगर 100 का टेबल हम पढ़ते हैं 52 टाइम्स तो हमारे पास 5200 आ जाएगा। सही है, 100 का टेबल 52 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 5200 आ जाएगा। करके देखते हैं, 100 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 52 टाइम्स तो हमारे पास आएगा 5200। तो क्या बच गया, 60 हमारा बच गया।
अब यहाँ पे डेसिमल लगा दें, सही है, और यहाँ पे एक ज़ीरो इजाफा कर दें, ये ज़ीरो आ जाएगा नीचे। तो जब 100 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा पूरा, कुछ भी नहीं बचा। तो x इज़ इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 5 टू डेसिमल 6 के। आप यूँ चाहें यूँ भी लिख सकते हैं, और जैसे कि हमने पहले बात की थी यूँ चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन कहाँ गया यहाँ पे, चले, अगर आप चाहें तो इसको 52 ये साइन डाल के कितना बचा हमारा 100 और ऊपर कितना हुआ 60। तो आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और हाँ यही आंसर आएगा हमारे पास, सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी सही है और ये भी, दोनों तरीके से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आशिफ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 कनॉट्स। कनॉट्स दरअसल ये एक जिस तरह हम अगर रोड हो तो उसका जो नापने के लिए मीटर का वर्ड यूज़ करते हैं, मीटर का या सेंटीमीटर का या मिलीमीटर का, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो समंदरी फासला जो नापने के लिए हम कनॉट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर एक जहाज़ कवर करता है 800 कनॉट्स को 40 दिन में, तो हमारे पास 40 डेज़ गिवन है। एक हमारे पास क्या गिवन है 40 डेज़, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है 800 कनॉट। तो 800 कनॉट कितने में इसने किए, 40 दिन में किए। चले आगे देखते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज़, तो दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, डेज़ मालूम करना है। इन्होंने खुद बता दिया हाउ मैनी डेज़ विल इट कवर द डिस्टेंस 24-40 कनॉट्स इन स्पीड ऑफ रिमेन द सेम। अगर स्पीड सेम ही रहती है, सही है। वजह क्या है स्पीड सेम रहने की? स्पीड सेम रहने की वजह यह है कि अगर उसमें स्पीड तेज़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो हो ना, ये जो है कम में होगा, ये वाला फासला कम में होगा। तो हमारे पास जो है फिर जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। फिर वो नहीं होगा हमारे पास, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जाएगा। ये सवाल सॉल्व करने फिर आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 800 रेशो 2:4:0, प्रोपोर्शनल 40 और रेशो x, एक्सट्रीम के साथ, मीन के साथ। तो 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x के साथ इज़ इक्वल टू 2440 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 के साथ, सही है। अच्छा तो x अकेला कर दें, अकेला हो गया 2440 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 800। अब देखें इधर, अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा देख लें, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया, सही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब आगे देखें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। 122 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है ना दरमियान में, तो 122 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ, तो हमारे पास 121 ही आ जाएगा। तो 121 डेज़ ही है इसका आंसर। हमारे पास क्या है 121 डेज़ ही है। आसान है, आप इसको यूँ करना चाहें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 800 से डिवाइड कर लें, तब भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। और अगर यूँ करना चाहें तो यूँ भी आप कर सकते हैं, ईजी है। अच्छा जी, अब आप आते हैं आपको उसकी तरफ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि ये वाली एग्ज़ाम्पल थी, अगर आप किसी बुक शॉप पे जाएं, सही है, आप बुक शॉप पे जाएं और उसको बोलें कि 50 बुक्स और एक जगह पे हो प्राइस, एक जगह पे बुक, एक जगह पे प्राइस, तो दुकानदार से आप पूछेंगे 50 बुक्स अगर मैं 10 लूँ, सॉरी अगर मैं ये 10 बुक्स लूँ तो मुझे पड़ेंगी ये फॉर एग्ज़ाम्पल 550 की, 10 बुक्स पड़ेंगी 550 की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं 50 बुक्स लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेंगी मालूम नहीं है, या इसका उल्टा कर लें, अगर 500 ये बुक्स लें तो कितना। तो जाहिर सी बात है जितनी बुक्स ज़्यादा लेंगे तो उतनी प्राइस भी बढ़ेगी, जितनी बुक ज़्यादा लेंगे उतनी प्राइस भी बढ़ेगी,
सीधी सी बात है ना सर जी, जितनी ज़्यादा बुक्स ले रहे हैं उतनी ज़्यादा प्राइस भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो ये भी ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई अगर एक ही किस्म की बुक ले रहे हैं, एक ही बुक ले रहे हैं, अगर एक जगह पे आप मैथ की बुक ले रहे हैं, दूसरी जगह पे इंग्लिश की बुक ले रहे हैं, फिर तो फ़र्क पड़ेगा प्राइस में, क्योंकि दोनों की प्राइस जो है अलग अलग होंगी। लेकिन अगर बुक की प्राइस ही एक होंगी, तो इस वाली बुक की जो आप ले रहे हैं इसकी प्राइस सेम है, और आप सेम बुक ही जो है 50, पहले आपने 10 बार ली, आप 50 लेना चाह रहे हैं, 50 लेना चाह रहे हैं, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ ही होंगे। अच्छा जी, एक बात होगी है। दूसरी बात होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी, और है डेस, सही है। अगर एक बिल्डिंग को 10 मज़दूर 30 दिन में बनाते हैं, तो बताएं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो 30 मज़दूर उस बिल्डिंग को कितने दिन में बना देंगे? इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आए, कोई मसला नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब मज़दूर बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे ना, सही है। पाकिस्तान तो नहीं है, हर जगह पाकिस्तान तो नहीं होती कि दिहाड़ी के चक्कर में जो है वो दिन आप बढ़ा दें, मज़दूर ज़्यादा हो जाए तो दिन भी बढ़ा दें, ऐसा नहीं होता। तो क्या अगर मज़दूर ज़्यादा होंगे तो दिन भी कम हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। चलो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हल्का सा ओवरव्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अ वॉच, एक घड़ी है, आफ्टर एवरी 12 आवर्स गोज़ फास्ट बाय 3 मिनट्स। हर 12 घंटे के बाद वो जो घड़ी है ना वो 3 मिनट तेज़ हो जाती है। तो हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट विल इट गो फास्ट इन 14 डेज़। तो बताओ कि 14 दिन में कितना तेज़ वो जाएगी, कितना फास्ट वो जाएगी। अब देखें, अब या तो आप इन डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर मिनट फाइंड करें, क्योंकि मिनट फाइंड करने हैं ना, हाउ मेनी मिनट्स, मिनट फाइंड करने हैं। तो या तो आप इन डेज़ को आवर में कन्वर्ट कर लें और मिनट फाइंड कर लें, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो ये 12 घंटे हैं ना, इसी को दिन बना लें, फिर मिनट फाइंड कर लें, सही है। इन 12 घंटों को, इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, घंटे दिए हुए हैं, मिनट दिए हुए और डेज़ दिए हुए हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इसको इन 14 डेज़ को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें और मिनट फाइंड कर लें, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप इन आवर्स को जो है डे में कन्वर्ट करके मिनट फाइंड कर लें, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो हम आसान वाला करेंगे। हम आसान वाला क्या करेंगे, इन आवर्स को जो है ना वो हम दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे देखें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 12 कितना बनेगा हमारा? हाफ डे बनेगा ना। जब एक पूरा दिन 24 घंटे का है तो 12 हमारा हाफ डे बनेगा। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेज़। अगर आप उसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेज़ को आवर्स में करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है आवर्स लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हो गया मिनट्स, क्योंकि मिनट्स हमने क्या करना है? फाइंड करना है, मिनट्स। चलें जी, तो 12 घंटे में हमने बात की कि कितना दिन होता है? आधा दिन होता है। तो 1/2, आधा दिन हम 1/2 करके लिख सकते हैं, सही है। और मिनट्स हमारे पास एक कितने हैं? एक दिया हुआ है 3 मिनट, और एक और डे हमें दिया हुआ है 14, लेकिन इसके मिनट हमें नहीं दिए हुए, तो वो हमने फाइंड करना है। फाइंड करने का वही तरीका जो अब तक जो है हम करते हुए आए। क्या? सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद 1/2 रेशो 14 प्रोपोर्शनल 3 रेशो x, एक्सट्रीम के साथ, मीन के साथ। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, सही है। अच्छा जी, 14। अब इसमें आप सबसे पहले इसको करेंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 42, सही है। अब यहाँ पे देखें, ये 1/2 x के साथ हो रहा है ये मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस 2 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और फिर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इस 2 को ख़त्म कर दें तो ये 2 जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, सही है। तो x रह जाएगा अकेला, x रह जाएगा अकेला। अच्छा, तो 42 को जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 84 और x। ये हो गया हमारा इसका आंसर।
आसान था ना। देखें ये 2 इस x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये 2 जो है इसके साथ डिवाइड होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके जब इक्वल के तरफ जाएगा तो ये 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब इक्वल की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 42 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास आ गया 84, हमारे पास आ गया 84 इसका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी काफ़ी आसान था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लें, यहाँ पे आप मिनट्स को मेंशन कर लें, क्योंकि हमने जो फाइंड करने थे वो मिनट्स ही फाइंड करने थे ना, तो मिनट्स को आप यहाँ पे कर लें मेंशन और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखें आप सवाल को अच्छी तरह समझेंगे ना, आधा आंसर आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा। जब तक सवाल में आप घूमते रहेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो आपसे नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है और हमें गिवन क्या क्या चीज़ है। चलें जी इसमें देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ टावर इज़ 20 मीटर्स। एक टावर है उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर्स है। चलें सही है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, और उसकी जो लेंथ है शेडो की वो कितनी है 25 मीटर है। टावर 20 मीटर है, लेंथ कितनी की हाइट कितनी है 20 मीटर, और शेडो की लेंथ कितनी है उसकी 25 मीटर। चलें दो चीज़ हमें मिल गई, एक हमें मिल गई हाइट और दूसरी हमें मिल गई लेंथ। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हाइट को और उसकी लेंथ को। तो ये हो गया हमारा हाइट और यहाँ पे हमारी हो जाएगी लेंथ। सही है। या आप यहाँ पे शेडो भी लिख सकते हैं। चलें अच्छा, एक है टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है और इसका शेडो भी हमें दिया हुआ है कितना 25 मीटर। चलें व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अनदर टावर। अब मालूम क्या करनी है, हाइट मालूम करनी है। तो हाइट हमें मालूम नहीं है, लिख दिया x। हुज शेडो इज़ 75 मीटर एट द सेम टाइम। 75 मीटर। देखें सेम टाइम, देखें वहाँ पे भी सेम का लफ्ज़ यूज़ किया था पिछले वाले में, रिमेन द सेम, और यहाँ पे भी सेम। तो सेम का मतलब इसलिए बार बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर सेम नहीं रहेगा ना तो फिर इसमें फ़र्क आ जाएगा। सेम है तभी तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जाएगा। सही है। और इसी तरह जो आपको ऊपर मैंने मिसाल दी डेज़ की और इमारत की, बिल्डिंग की, जो मैंने आपको मिसाल दी कि अगर मज़दूर 10 लगा रहे हैं तो 30 दिन में, और 30 लगाएंगे तो कितने दिन में होगा। तो ये उस सूरत में ही होगा जब उस सूरत में ही होगा जब सेम बिल्डिंग बनानी है, एक जैसी साइज़, एक जैसी हर चीज़, यानी कि खूबहू उसकी फ़ोटोकॉपी बनानी है, तो फिर उस सूरत में ही हमारा आंसर दुरुस्त आएगा। चलिए जिसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लेते हैं इसे। सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद सोल्यूशन। तो ये दोनों तो एक साथ हो जाएंगे, 20 रेशो x प्रोपोर्शनल 25। पहले हम ये अलग आ रहे था, इस बार ये अलग आ गए, तो रेशो 75। मसला कोई भी नहीं है, आपको तरीका आता है, आप जो है उसको कर सकते हैं। चलें एक्सट्रीम के साथ, मीन के साथ। तो x वाली वैल्यू पहले लिख लिया करें। x मल्टीप्लाई हो रहा है 25 के साथ इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 75 के साथ। तो x को अलहदा कर दें, क्योंकि देखें 25 और 75 एक टेबल में आ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको पता लगता जाएगा कि कौन सी चीज़ कौन से टेबल में आती है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पिछले सवाल में जो है हमारा डिवाइड हो रहा था तो वहाँ के पे आगे क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया। 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x हमारा आ जाएगा 60। सही है ना। 3 0 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6, 60 मीटर। तो 60 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ये भी आसान था, आपको चीज़ें करने आती हैं, आपको ये काम करना आता है, आपको ये पता है कि कब मल्टीप्लाई हो रहा है कब डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा इसमें माहिर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। बाकी हमारे रह गए 3 क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलें अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा वो इन्वर्स प्रोपोर्शन,
इन्वर्स प्रोपोर्शन बोल दें, या आप इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल दें, या आपको इरप्रोपोर्शनल बोल दें, एक ही बात है। तो ये शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि 120 मैन कैन डू आ वर्क इन 90 डेज़। 120 लोग काम कर सकते हैं 19 डेज़ के अंदर। हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द वर्क इन 40 डेज़। तो और कितने बंदे चाहिए, और कितने बंदे चाहिए, मोर मैन ध्यान से रखिएगा, मोर मैन, और कितने बंदे मज़ीद चाहिए कि यही वाला काम वो 90 दिन के बजाय 40 डेज़ में कंप्लीट करें। तो 120 तो होंगे, चाहिए 120 तो होंगे, इसके इजाफी और कितने चाहिए, तो वो कहता है। आप सवाल समझ गए, आधा सवाल जो है आप क्वेश्चन आपने आंसर आपने सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा ये। चलें जी, एक है हमारे पास मैन, दूसरा है हमारे पास डे। तो हमारे पास जो मैन है वो है 120, मैन कितने हैं 120, और डेज़ कितने हैं, एक है 90 और एक है 40, और बाकी कितने मैन चाहिए वो हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हमने लिख लिया x। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात ये जान लें, इन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। सही है, अगर ये बढ़ेगी ना, मेन बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है दिन भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये जो हमारी एग्जांपल है वो इन प्रोपोर्शनल या इन्वर्स प्रोपोर्शनल की एग्जांपल है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखें। जो कंप्लीट सेट है ना, देखें डेज़ वाला सेट हमारे पास कंप्लीट है। कंप्लीट सेट में जो नीचे वाला है उसको आप पहले लिख लें, सही है। इसके बाद रेशो 90, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, फिर लिखें 120 और फिर रेशो x। सही है, जो सेट कंप्लीट है उसका लास्ट वाला पहले लिखें, फिर उससे ऊपर वाला लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें। अब आपको पता है ये हमारे पास एक्सट्रीम है, ये हमारे पास मीन है। इसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं, तो 40 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ। चलें जी, x इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइडेड बाय 40। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, और 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 3 टाइम तो हमारे पास आ जाता है 90। अब 90 12 आ जाता है, सॉरी 4 का टेबल हमने पढ़ा, 4 1 ज़ा 4, और 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो हमारे पास आ गया 12। तो ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 3 0 ज़ा 0 और 3 9 ज़ा 27। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास किसके, 270 के। सही है जी। तो टोटल मैन हो गया ये, टोटल मैन हो गया ये, लेकिन इन्होंने कहा है कि इनके अलावा और कितने चाहिए। सही है, इसमें जो है ना ये भी शामिल है, इस वाला आंसर आया है, इस वाले आंसर में ये 120 भी ऐड है, शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मज़ीद आंसर निकालने के लिए 270 में से माइनस कर देंगे 120 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 150। सही है, तो यानी कि इनके अलावा 150 बंदे और चाहिए हमें 40 डेज़ में काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। बात समझ आ गई ना आपको। देखें, इन्होंने पूछा था कि हाउ मोर मेंस आर रिक्वायर्ड, तो टोटल तो ये है, ये माइनस कर दिए तो 150 और चाहिए हमें 90 के बजाय 40 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको कॉपी कर लें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहे हैं इन अ फोर्ट 60% है फूड प्रोविजंस ऑफ 27 डेज़। एक किला है, किला जो किला होता है ना, अर्तगल देखा होगा आपने, उसमें किले होते हैं। तो एक किले में 400 बंदे, और उसमें जो खाना है उनका क्या है, 27 दिन का खाना है। एंड आफ्टर 10 डेज़, 10 दिन के बाद 80 मोर पर्सनस, 80 और बंदे जॉइन देम, इन 600 को 80 और ने क्या कर लिया, 80 ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। फॉर हाउ मैनी डेज विल द सेम फूड, ये जो है जो 27 डे वाला फूड था, सेम फूड प्रोविज़न ऑफ सफिशेंट, तो ये कितनी देर जो है ये अब फूड चलेगा। एक बात यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, उर्दू वाले में
यहाँ पे 80 की जगह 20 लिखा हुआ है। उर्दू वाली जो बुक है आपकी, वहाँ उसमें 80 की जगह 20 लिखा हुआ है, तो अगर हम 20 लिखते हैं तो 16 पॉइंट आपको कुछ आंसर आएगा। लेकिन जो बुक के पीछे आंसर है वो जो दिया है वो 80 से हमारा निकल रहा है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हमने 2 कैटेगरी बना ली, एक बना ली पर्सन की, दूसरी बना ली डेज़ की। तो पहले हमारे पास जो पर्सन थे वो कितने थे, 600। अब कितने हो गए, 600 में 80 प्लस हो गए, तो ये हो गए 680। सही है, इन्हें ज्वाइन किया ना, ये कम नहीं हुए, 80 मज़ीद और आगे, तो टोटल कितना हो गया, 680 होगी। बात को समझिएगा, 600 पहले थे और अब जो है 80 मज़ीद आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 680। अब देखें, जब 600 थे तो हमारे पास फूड था 27 डेज़ का। कितने डेज़ का था, 27 डेज़ का था। लेकिन ये 80 कब आए, ये 80 कब आए, 10 दिन के बाद। 80 कब आए, 10 दिन के बाद। तो इनके आने से पहले पहले ये 600 बंदे 10 दिन का खाना खा चुके थे, तो कितने आ गए हमारे पास, 17। सही है, तो अब इस 17 से जो है ना इनका मालूम करना है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 17। अब इस 17 से जो है हमने बाकी 680 का मालूम करना है कि अब ये 17 दिन का खाना जो है वो अगर 680 लोग हो जाते हैं तो कितने दिन चलेगा, तो ये हमने मालूम करना है। इधर हम लिख देते हैं x। इसमें भी वही कंडीशन होगी सोल्यूशन लिख के, इसमें भी वही कंडीशन होगी, जो नीचे वाला है उसको सब, जो कंप्लीट सेट है, ये कंप्लीट सेट है, तो कंप्लीट सेट में जो नीचे वाला है उसको सबसे पहले लिखें प्रोपोर्शन, फिर ऊपर वाले को लिखें सॉरी रेशो, प्रोपोर्शन, फिर 17 ऊपर वाले को लिखें जो गिवन है, और फिर रेशो x। अब मीन को मीन के साथ और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 680 मल्टीप्लाई होगा हमारा x के साथ इज़ इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई होगा हमारा 17 के साथ। सही है, तो इसको हम लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 17 और डिवाइडेड बाय 680। चलें, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 17 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 17 1 7 और 17 4 64, तो 17 का टेबल अगर हम 64 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 68 आता है। 68 आता है, आप कैलकुलेटर करके देखें तो यही आपके पास आएगा। एक चीज़ होगी है, तो 4 1 4 और 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 15 टाइम तो हमारे पास आ जाता है 60। क्यों, क्योंकि ये 0 0 से कट गया तो 60 ही बच गया था, तो 4 1 4 और 4 15 60। तो 15 में 1 प्लस कर दें, अच्छा 15 को मल्टीप्लाई करना, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू हो गया 15। सही है, तो 15 डेज़। अब ये 17 दिन का खाना इन 80 बंदों के आने के बाद कितने दिन चलेगा, 15 डेज़ चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आप इसको कॉपी कर लें। चलिए जब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ इसको देख लेते हैं, और ये हमारा रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि 200 पर्सन्स है फूड प्रोविज़न फॉर 20 डेज़। 200 बंदे हैं और उनके पास जो है 20 दिन का खाना है। एट आ कैंप, एक कैंप में हाउ मैनी पर्सन शुड लीव द कैंप, तो कितने लोग हैं कि वो छोड़ के चले जाएं, सो दैट द सेम फूड, जो कि यही खाना है जो 20 दिन वाला खाना है, प्रोविज़न बी सफिशेंट फॉर 25 डेज़। तो ये 20 दिन का खाना जो है 25 दिन में आ जाए तो कितने लोग जो हैं अगर छोड़ के चले जाएं। अच्छा अल्फाज पर गौर करिएगा, इन्होंने कहा है कि चले जाए, कितने लोग जो हैं चले जाएं। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने लोग बच जाएं। सही है, इन्होंने क्या कहा, कितने लोग चले जाएं ना कि बच जाएं। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमारे पास डेज जो हैं वो 2 हैं। एक हमारे पास है डे 20 और दूसरा है 25। पर्सन हमारे पास 200 हैं और कितने चले जाएं तो हमने मालूम करना है x। चलें इसे वही करेंगे,
क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है ना, तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट सेट होता है उसमें सबसे नीचे वाला हम पहले ले लेते हैं, फिर रेशो 20 प्रोपोर्शन 200 और रेशो x, इस तरह से हम उसको बना के लिख लेते हैं। अच्छा अब 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज़ इक्वल, और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 के साथ। x अकेला 20 मल्टीप्लाई बाय 200 और 25 डिवाइड। 25 1 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, तो x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि सही है 8 को 20 के साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 160। सही है, तो यहाँ पे कितने बंदे होंगे 160। जब 160 होंगे तो हमारे पास 25 दिन का खाना, लेकिन इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि कितने बंदे बच जाएं, इन्होंने ये कहा कि कितने बंदे निकाल दें। सही है, कितने बंदे छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने थे 200, और अब कितने बच गए 140। सही है, 200 हमारे पास टोटल थे, कितने बच गए 140। इसको आपस में माइनस कर दें तो 40, ये 40 वो हैं जिसे हम निकाल देंगे, ये 40 वो पर्सन है जिसे हम निकाल देंगे। तो हमारे पास ये 25 दिन का खाना इन 160 बंदों में हो जाएगा। दोबारा देख लें, दोबारा सुने, इन्होंने हमें कहा है कि कितने बंदे निकाल दें, ये नहीं कहा कि कितने बंदे बच जाएं। तो ये जो 160 है ना, ये बचे हुए बंदे हैं, और जब 200 में से 160 को माइनस कर दिया तो 40 वो बंदे हैं जो हमने निकाल दिए कैंप में से। क्यों निकाल दिए, क्योंकि ये 20 दिन का खाना हमें 25 दिन तक पूरा करना था। तो इन 40 पर्सनस को निकालने के बाद ये 20 दिन का खाना हमें 25 दिन का पड़ेगा। किन पे पड़ेगा 160 लोगों पे। तो ये इसका आंसर। और इसी के साथ साथ जो है ये एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। एक्सरसाइज नहीं यानी कि रिवीजन एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।